इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा बुद्धिजीवी वर्ग इस वीडियो को देखे और कम से कम रोजी रोटी का तो हम देख लेंगे कि रोजी रोटी हमें कैसे चलानी है, कैसे करना है, लेकिन कम से कम शिक्षा जो एक बहुत बड़ा हथियार बाबा साहब हमको दे करते, उस हथियार को हम कैसे बचाएं। मेरा उन्हें अपील है अपने बुद्धिजीवी समाज से, सर कोई तो बोले इस बारे में, हमारी आवाज कहां तक जाएगी, कितने 2-4 लाख लोग सुनेंगे, लेकिन जब एक बुद्धिजीवी बोलता है कि एक इंटेलेक्चुअल एक कैसे हैं सभी दोस्तों। आज बहुत दिन बाद फेसबुक लाइव आपसे जुड़ने का मौका मिला। तो आज जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया है कि मैंने 2 मुद्दे रखे हैं फेसबुक लाइव से जुड़ने के लिए। शिक्षा बहुजनों की, और दूसरा मुद्दा जैसा कि आपने टाइटल में देखा है कि किस तरह से शिक्षा और रोजगार इस समय 2 बड़े मुद्दे बहुजन समाज की एक बहुत बड़ी आबादी को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। जैसा कि आरएसएस की पहले से मंशा थी, आरएसएस की और बीजेपी की पहले से मंशा थी कि बहुजन समाज के जो लोग तरक्की कर चुके हैं, और इसी बीच में एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है। सुप्रीम कोर्ट के हालांकि कई आदेश आरक्षण के ऊपर आ चुके हैं, आरक्षण बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। उसी मुद्दे को लेकर आज ये चर्चा मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। जैसा कि आपने टाइटल में देखा कि हमारा रोजगार और शिक्षा। पहले बात करते हैं रोजगार की। आरएसएस और बीजेपी की चाल में वो कामयाब रहे हैं। बिना हाथ उठाए, बिना गोली मारे, बिना मारपीट करे, बिना दंगा करे, करोड़ों की संख्या में उन्होंने बहुजन समाज को, जो बहुजन समाज गांव से, देहातों से, पिछड़े क्षेत्रों से, किन्हीं कारणों से जो वहां पर उनको जिस तरीके से वहां पर उनको बहुत सारी चीजें, सुविधाएं नहीं मिल रही थी, उन सुविधाओं को लिए अपने बच्चों के साथ वो शहर में आए। यहाँ पर उन्होंने नौकरी की, किराए पर रहने लगे, अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया और कहीं ना कहीं उनका थोड़ा सा जीवन में सुधार आया। लेकिन वो सुधार इन आरएसएस और बीजेपी के नेताओं के दिमाग में इतना अखरा कि कोरोना नाम की महामारी के पीछे इन्होंने जो षड्यंत्र रचा है, पूरे विश्व के अंदर कोरोना महामारी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोरोना महामारी से ज्यादा बड़ी जो महामारी है वो इस देश के अंदर जातिवाद की महामारी है। आरएसएस और बीजेपी, जैसा कि मैंने कहा, कि अपने षड्यंत्र में बिल्कुल वो कामयाब हो चुके हैं। कैसे? बिना एक आंदोलन, बिना कुछ शोर मचाए, करोड़ों की संख्या में बहुजन समाज को वो अपने अपने गांव में वापस वही जिल्लत भरी जिंदगी में, वही अशिक्षा के अभाव में, वही बेरोजगारी के अभाव में भेजने में वो कामयाब हो चुके हैं। मेरी बात आपको अटपटी जरूर लगेगी कि कोरोना महामारी चल रही है और ये मनोज अंतानी आज कैसी चर्चा को लेकर बैठा है। जरा सोचिए इस बात को कि करोड़ों की संख्या में बहुजन समाज का जो बहुत बड़ा वर्ग है, जो दिल्ली, महानगर, एनसीआर जैसे क्षेत्रों में गांव से निकलकर आया था अपने बच्चों को लेकर, या उन्होंने यहाँ पर शादियां की और छोटे छोटे बच्चे उनके यहाँ पर हुए, वो उन्होंने स्कूल में जाना शुरू किया। उनके जीवन के स्तर में अगर कहीं सुधार आया तो वो इनकी आंखों में अखरा। इनके बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब कैसे हो रहे हैं। देश की आजादी के बाद गांव से बहुत बड़ा वर्ग पलायन कर दिल्ली महानगर, मुंबई महानगर, ऐसे बड़े बड़े महानगरों में आया, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जीवन के स्तर में, जिनकी सरकारी नौकरी लगी उनके जीवन स्तर तो बड़े ही बड़े, लेकिन जिनकी सरकारी नौकरी नहीं लगी उन्होंने शहरों में आकर कोई रोजगार किया, कहीं मजदूरी की, उन्होंने भी अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। और उनका पढ़ने लिखने से किसी का बच्चा 10वीं पास हुआ, किसी का बच्चा 12वीं पास हुआ, चाहे वो चपरासी लगा कहीं पर, चाहे वो दैनिक वेतन पर लगा,
4th क्लास में लगा, कैसे भी लगा, लेकिन उसका जीवन सुधरा। उसकी जो जीवन की जो धारा है वो कहीं ना कहीं मुख्य धारा के रूप में जो लोग जी रहे हैं उनके साथ वो जुड़ने में कामयाब रहा। लेकिन ये भी इन लोगों को अखरा। कहीं ना कहीं हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग, अभी हम एक उदाहरण लेते हैं मुंबई का। 5-6 साल पहले कुछ ऐसी खबरें आई थी कि उत्तर प्रदेश और बिहार से जो प्रवासी मजदूर वहां पर गए थे उन लोगों को मार मार कर शिवसेना के लोगों ने और हिंदूवादी संगठनों ने उनको मार मार कर वहां से भगाया था। तमाम जो स्ट्रीम मीडिया है उन लोगों ने, क्योंकि उस समय थोड़ा सोशल मीडिया का जो प्रभाव था वो कम था, उन लोगों ने बहुत इसको प्रचार प्रसार किया कि किस तरीके से आज यहाँ पर बिहारी को पीट दिया, आज यहाँ पर यूपी के भैयन को पीट दिया। इस तरीके की तमाम खबरें मुंबई से आ रही थी और लोग वहां से भागने पर मजबूर हुए थे। कहीं ना कहीं बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह सरकारों पर लगे थे। लेकिन इस सरकार ने क्या किया है, केंद्र सत्ता में आने के बाद इन्होंने सोचा कि किस तरीके से हमारे ऊपर आरोप भी ना लगे और हमारा काम भी हो जाए। करोड़ों की संख्या में लोग गांव वापस पहुंच चुके हैं। उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जो लोग खेती हैं, क्योंकि खेती तो हमारे पास है भी नहीं, किसी के पास 2 बीघे, किसी के पास 3 बीघे, ज्यादा से ज्यादा 10 बीघे लोगों के पास जमीन थी, तो उन्होंने 5-5 बीघे जमीन बेचकर अपने बच्चों को कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी के लिए या प्राइवेट नौकरी के लिए फॉर्म भरवाए और कहीं ना कहीं उनको सेटल करने में वो जमीनें बेच दी गई हैं। 1 बीघे 2 बीघे जमीन से होता क्या है गांव के अंदर आज? वो लोग फिर वहीं भूमिहीन लोगों के नीचे मजदूरी करते दिखाई देंगे। आप देखिए 1 महीने बाद। एक बहुत बड़ा मुद्दा है रोजगार का बहुजन समाज के सामने, जो लोग गांव वापस पहुंचे हैं। दूसरा मुद्दा लेकर आते हैं शिक्षा का। कहां है आज हमारे दिल्ली एनसीआर में बैठे बुद्धिजीवी प्रोफेसर्स? क्यों नहीं शिक्षा की बात को उठा रहे हैं? बड़े बड़े प्रोफेसर बड़े बड़े मंचों पर बहुजन समाज के लिए आवाज तो उठाते हैं, लेकिन आज इस लॉकडाउन की स्थिति में कहां हैं वो लोग? मेरा विशेष विनम्र निवेदन रहेगा ऐसे बुद्धिजीवी प्रोफेसर से कि जो लॉकडाउन में घर पर हैं या किसी तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं समाज को चेताने का, तो कम से कम शिक्षा की तरफ भी वो ध्यान दें, क्योंकि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हुआ नहीं है। प्राइमरी जो शिक्षा जो मिल रही है उसको बंद कर दिया गया है। वर्तमान में लॉकडाउन की स्थिति में ऑनलाइन क्लासेस जारी कर दी गई हैं। जो लोग, जो गरीब, जो मजदूर लोग अपने गांव पहुंचे हैं वो कैसे अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा करा पाएंगे? क्यों नहीं हमारा बुद्धिजीवी वर्ग इस ओर भी सवाल उठा रहा है? शिक्षा, जी हां, बहुत बड़ा हथियार था जो बाबा साहब के संविधान के बाद इस बहुजन समाज को मिला। उस शिक्षा के अधिकार को ही आज पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। हमारे बहुजन समाज के आईएएस अधिकारी वर्ग के लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए कमाए तो सही, लेकिन अपना स्कूल, अपना विश्वविद्यालय वो स्थापित करने में नाकामयाब रहे। मान्यवर काशीराम साहब ने मनी माफिया और मीडिया के लिए बोला तो था, लेकिन उस समय लगभग 25-30 साल पहले किस संदर्भ में बोला होगा? वो संदर्भ आज की दशा को देखें तो वो संदर्भ आज के इस वर्तमान समय में काम में नहीं आता है। आज के समय में हमें मनी की भी जरूरत है, मीडिया की भी जरूरत है और कहीं ना कहीं माफिया की भी जरूरत है। चाहे वो माफिया स्कूल माफिया हो, चाहे वो मीडिया माफिया हो, किसी भी तरह का माफिया हो, आज बहुजन समाज को हर हाल में माफिया की बहुत जरूरत है। अगर हमारा बुद्धिजीवी वर्ग अपने विश्वविद्यालय, अपने स्कूल खोलने में कामयाब होता सरकारी, तो आज हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको ये ढंग देखना नहीं पड़ता। करोड़ों की संख्या में विद्यार्थी अपने पेरेंट्स के साथ गांव में जा चुके हैं। हमारे बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, हमारे बच्चों के पास मोबाइल को रिचार्ज कराने के लिए पैसे नहीं है। वो खाना खाएं या मोबाइल को रिचार्ज कराएं, ऑनलाइन क्लासेस यूज करें। इस और हमारे बहुजन समाज को सोचना होगा, बहुजन समाज के हमारे बुद्धिजीवी वर्ग को भी ध्यान देना होगा, इस और प्रश्न चिन्ह लगाने होंगे सरकार की तरफ। कैसे जो मजदूर वर्ग है हमारा, कैसे उस मजदूर वर्ग के बच्चों को भी शिक्षा दिलाने में हम कामयाब हों, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यही 2 मुद्दे लेकर मैं आज आपके बीच में आया हूं। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो यहां पर आप दे सकते हैं।
हमारा जो मजदूर गांव में पहुंचा है उसको लगभग 10 साल लग जाएंगे अपने जीवन को पटरी में लाने में, क्योंकि साल 2 साल मुझे नहीं लगता कि जो कोरोना महामारी है उससे हम निजात दिला पाएंगे अपने इस देश को, क्योंकि सरकारों का जो रवैया है वो इस महामारी से दूर कराने का नहीं है। वो इस महामारी को चाहते हैं कि ये महामारी इस देश में फले फूले, जिससे कि ये 85% जो बहुजन समाज है डरकर घर में बैठ जाए, घर से बाहर ना निकले, अपने अधिकारों की बात ना करे, अपने बच्चों के शिक्षा की बात ना करे। आप देखिएगा आने वाले 1 साल बाद हमारा जो मजदूर वर्ग है वही पहुंच जाएगा, क्योंकि गांव के अंदर जमीन नहीं है तो कहीं ना कहीं वो बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा या अपने सपनों को साकार करने के लिए लालाओं के साहूकारों के कब्जे में आएगा। ये वही पद्धति है, साहूकारों से और लालाओं से आप कर्जा मांगेंगे और उस कर्जे को मिटाने में अपनी सारी जिंदगी गुजार देंगे। आपके बच्चे जो अब 1 साल 2 साल पढ़ाई से पीछे हट जाएंगे, उन बच्चों को दोबारा स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं जो सक्षम है उन लोगों को इस ओर सोचना होगा, हमारे समाज के बच्चों के बारे में सोचना होगा, कैसे उनकी तरक्की करें, कैसे उन तक शिक्षा पहुंचा पाए। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है आज की यथार्थ जिंदगी में बहुजन समाज के लिए। हम तो खैर छोटे मोटे बहुजन यूट्यूबर हैं, छोटी मोटी सोच रखते हैं, लेकिन जो लोग बाबा साहब के द्वारा दिए गए प्रदत्त अधिकारों से, बाबा साहब द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकारों से जिन लोगों ने आरक्षण प्राप्त किया, आरक्षण के बलबूते आज वो पहुंच चुके हैं बड़ी बड़ी पोस्ट पर, बड़ी बड़ी गाड़ियों में और करोड़ों के मकानों में, उन्हें कम से कम अपने इस समाज के लिए सोचना होगा। क्योंकि एक बाप की 5 उंगलियां, एक हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो तीनों कलेक्टर नहीं बनेंगे, एक ना एक तो पढ़ाई से वंचित रहेगा, और ऐसा होता भी है। तमाम उदाहरण हम इतिहास से लेकर देख सकते हैं, तमाम तरह के ऐसे उदाहरण हैं। एक रिक्शे वाले का बच्चा IAS PCS बना है और एक IAS PCS इंस्पेक्टर और प्रधानाचार्य का बेटा जीवन में 8वीं 10वीं 12वीं तक नहीं कर पाया है। तो आपका कोई ना कोई 2 या 3 में से एक बच्चा ऐसा रहेगा जो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के इन लोगों के साथ मिलकर कल को अपना धंधा स्थापित करेगा, मजदूरी करेगा। कम से कम उस अपने बच्चे के बारे में सोचिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंशा दे दी है कि राज्य सरकार चाहे तो वो अपने नागरिकों को आरक्षण दे सकती है। हमारे वकीलों को भी इस ओर सोचना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया कि राज्य सरकार चाहे तो आरक्षण दे सकती है, यह पूर्णतः राजनीतिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले में यह भी लिख सकता था कि हम राज्य सरकारों को आदेशित करते हैं कि वो हर हाल में जिनको आरक्षण चाहिए उनकी सूची बनाए और उनको आरक्षण दे। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं कह रहे, हम राज्य सरकारों को कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया, वो आरक्षण दे या ना दे उनकी मर्जी है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं लिखता है कि आरक्षण देना राज्य सरकारों की मर्जी है। ठीक है, हम सम्मान करते हैं कि जो लोग 70 साल से आरक्षण ले रहे हैं उनको छोड़ना चाहिए, लेकिन उन 70 सालों में क्या हमारा प्रतिनिधित्व जो बाबा साहब ने लिखा है संवैधानिक प्रतिनिधित्व, क्या वो पूरा हुआ है? उसकी भी तो समीक्षा कीजिए साहब। आपके न्यायालय में हमारे कितने मजिस्ट्रेट हैं उसकी भी तो समीक्षा कीजिए साहब। हमारे कितने सरकारी वकील हैं, कितने हमारे वकील अटॉर्नी ऑफ जनरल हैं, जरा इसकी भी तो समीक्षा कीजिए साहब। कब करेंगे इन सब चीजों की समीक्षा? आपको सिर्फ ये बहुजन समाज दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से इसको ऊपर बढ़ने से रोका जाए और इसकी स्थिति वहीं ला दी जाए, पिछवाड़े में झाड़ू बांध दी जाए और गले में हंडिया बांध दी जाए। तो मेरा एक बार पुनः अपने समाज के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग से ये अनुरोध है, ये जो 2 सवाल मैंने शिक्षा और जो आपकी जो रोजी रोटी का जो बड़ा सवाल है, इसको मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। कहीं ना कहीं इस और विशेष ध्यान देने की आपको जरूरत है। आज थोड़ा मैं उग्र भी हूं, थोड़ा दिमाग में टेंशन भी है, कुछ परेशानियां भी हैं, क्योंकि जब हम देख रहे हैं लगातार
किस तरीके से सरकारों को मारा जा रहा है सड़कों पर, क्योंकि सड़कों के रास्ते मजदूर हमारे अपने गांव तक नहीं पहुंच पाने, तो कहीं ना कहीं इन्होंने सोचा कि रास्ता बदल देते हैं, रेल की पटरी के साथ साथ चलते हैं, और इतना बड़ा हादसा छुपाएगी कैसे सरकार? अपनी नीतियों को, विफल नीतियों को छिपाएगी कैसे? सरकार आए दिन नए नए मुद्दों के ऊपर पुराने मुद्दों को खत्म कर रही है। कहाँ है हमारा सीएए, एनपीआर और एनआरसी का मुद्दा? कोरोना आया, सभी लोग घबराए और अपने घर में घुस गए। आज कहीं सोशल मीडिया पर एनआरसी, एनपीआर का किसी का बयान दिखाई दे रहा है आपको? जितने लोग सड़कों पर थे उनमें से क्या कोई आपको दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया पर सीएए, एनआरपी और एनआरसी के खिलाफ बोलता हुआ? नहीं दिख रहा है। कोरोना का डर आपके दिमाग में ऐसा भर दिया गया है कि आप, मुझे नहीं लगता कि आने वाले बहुत महीनों तक उबर पाएंगे। तो साथियों, रखता हूं अपनी इन्हीं शब्दों के साथ अपने विचार को मैं खत्म करने जा रहा हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा बुद्धिजीवी वर्ग इस वीडियो को देखे, और कम से कम रोजी रोटी का तो हम देख लेंगे कि रोजी रोटी हमें कैसे चलानी है, कैसे करना है, लेकिन कम से कम शिक्षा, जो एक बहुत बड़ा हथियार बाबा साहब हमको देकर गए, उस हथियार को हम कैसे बचाएं। मेरा पुनः अपील है अपने बुद्धिजीवी समाज से, सर कोई तो बोले इस बारे में। हमारी आवाज कहां तक जाएगी? कितने 2-4 लाख लोग सुनेंगे, लेकिन जब एक बुद्धिजीवी बोलता है, एक इंटेलेक्चुअल, एक समाज से एक बड़ा कोई बुद्धिजीवी बोलता है, तो उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। चुप्पी तोड़नी पड़ेगी आपको। यहां पर मैं दिल्ली के अंदर बैठे हुए अपने खासकर प्रोफेसर्स को ये बातें इंगित कर रहा हूं कि कम से कम आप तो बोलिए, शिक्षा के राष्ट्रीयकरण और ऑनलाइन जो क्लासेस शुरू हुई हैं उसमें कैसे हम अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है सर। इस बात के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मनोज तानी पर अपना प्यार, और समता आवाज टीवी को आप जिस तरीके से अपना प्यार करते हैं, प्यार देते हैं, जितने सम्मान के साथ देखते हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।